दोस्तों आज है 6 मई और आज के इस वीडियो में हम 6 मई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं इन सभी को कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 5 मई को। अच्छा, आप इस टर्म से क्या समझते हैं मिडवाइफ? तो देखिए ये एक मॉडर्न वर्ड है, इसे सिंपल लैंग्वेज में हम कहते हैं दाई माँ। ये तो आप समझते ही होंगे, गाँव में कहा जाता है अक्सर। तो देखिए ये जो दाई माँ होती है यानी कि मिडवाइफ, ये प्रेग्नेंट लेडीज़ की डिलीवरी के समय उनकी हेल्प करती है। और पुराने ज़माने में इन्हें दाई कहते थे, लेकिन अब इसका इंग्लिश नाम प्रचलित है। और ये क्या करती हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान और बाद में ये माँ की फिज़िकल, मेंटल और सोशल हेल्थ का ध्यान रखती हैं। और इनकी इम्पोर्टेंस और वैल्यू को बताने के लिए मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 5 मई को। और देखिए ये जो मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये पहली बार मनाया गया था 1992 में। और किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है WHO के द्वारा, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। हेडक्वार्टर स्थित है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। और प्रेजेंट टाइम में इसके डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस अदानोम। और इसी WHO ने वर्ष 2020 को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में मनाने की घोषणा की है। और इस बार जो मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है 5 मई को, इसकी थीम क्या रही है? तो इसकी थीम है सेलिब्रेट, डेमोन्स्ट्रेट, मोबिलाइज, यूनाइट, आवर टाइम इट्स नाउ। तो थीम भी आप याद रखेंगे। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो देखिए सबसे पहले यदि हम बात करें 1 मई की, तो 1 मई को मनाया गया है महाराष्ट्र दिवस, गुजरात दिवस और इंटरनेशनल लेबर डे। 2 मई को मनाया गया है वर्ल्ड ट्यूना डे। 3 मई को मनाया गया है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। 4 मई को मनाया गया है अग्निशामक दिवस। और अब 5 मई को मनाया गया है मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है? तो इस योजना की शुरुआत अभी हाल ही में की गई है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट में मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करने का फैसला किया है। और इस योजना में शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 120 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा, यानी कि 120 दिन का रोजगार दिया जाएगा। क्योंकि कोविड-19 के कारण पूरे देश में ही लॉकडाउन है और लॉकडाउन के दौरान इकोनॉमी में जो भी लॉस हुआ है तो उसे वापस से पटरी पर लाने के लिए इस योजना की शुरुआत की है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। यदि हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ की कैपिटल क्या है? शिमला। मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है लिंगप्पा नारायण स्वामी। यहाँ से लोकसभा सीटों की संख्या है कुल 4, जबकि राज्यसभा सीटें आती हैं 3। और अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड किताब किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये किताब लॉन्च की गई है डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है चांदनी चौक, दिल्ली। और इन्होंने ही इस किताब को लॉन्च किया है। और इस किताब को किस मौके पर लॉन्च किया गया है? तो देखिए अभी हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है। और इसी के मौके पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस किताब को लॉन्च किया है। और इस किताब में एक इंटरेस्टिंग वे में कोविड-19 से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब यहाँ पर एक टर्म आया है DST, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। अब देखिए यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो कुछ समय पहले ही हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, इनके द्वारा एक किताब लॉन्च की गई थी द एयर एक्ट 1981। और इस किताब में प्रदूषण को कम करने के उपायों को बताया गया था। और ये किताब लिखी गई है के खंडेलवाल के द्वारा, लॉन्च की गई मनोहर लाल खट्टर के द्वारा।
जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है एम वेंकैया नायडू जी, इन्होंने अपने कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे होने पर एक किताब लॉन्च की है, लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग, यानी कि ये किताब लिखी है एम वेंकैया नायडू जी ने, जबकि लॉन्च की गई गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये भी हाल ही में सम्मानित किए गए हैं याशिन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद, यानी कि उपरोक्त सभी। और इन सभी पत्रकारों को फीचर फोटोग्राफी के फील्ड में ये अवार्ड दिया गया है और ये तीनों ही जर्नलिस्ट एसोसिएटेड प्रेस के हैं और उन्हें लॉकडाउन के दौरान लॉकडाउन कवरेज के लिए सम्मानित किया गया है। अब यदि हम बात करें पुलित्जर पुरस्कार की, तो इस अवार्ड के बारे में आप लोग बता दूं। देखिए, जो पुलित्जर पुरस्कार है ये यूएसए का एक प्रमुख अवार्ड है जो कि समाचार पत्रों की पत्रकारिता, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को दिया जाता है और इसकी स्थापना की गई थी 1917 में। स्थापना की किसने थी? अमेरिकी प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के द्वारा और इन्हीं के नाम पर यह अवार्ड दिया जाता है और इस बार का दिया गया है इन तीनों को ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुट निरपेक्ष आंदोलन या इसे ही हम कहते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट, इसके संपर्क समूह के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया है? तो देखिए, इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भारत की तरफ से हिस्सा लिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और ये जो सम्मेलन रहा था इसमें कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। पार्टिसिपेट किया है नरेंद्र मोदी जी ने और इस सम्मेलन की थीम भी रही है। थीम क्या थी? यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। तो इसकी थीम भी आप याद रखेंगे। अब देखिए, यदि हम बात करें एनएएम की, यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट की, तो इसकी स्थापना की गई थी 1961 में और कहाँ की गई थी? बेलग्रेड में, जो कि सर्बिया की कैपिटल है। और यदि आप करंट से रिलेट करें तो अक्टूबर-नवंबर 2019 की बात है, जो 18वां गुट निरपेक्ष आंदोलन आयोजित किया गया था, यह आयोजित किया गया था बाकू में, यानी कि इसे बाकू के द्वारा होस्ट किया गया। बाकू जो कि अजरबैजान की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने 2 मई 2020 को आइडियाथॉन लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन ये है कि एनएमसीजी यानी कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ये किस मंत्रालय के तहत आता है? तो ये आता है जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत। जो एनएमसीजी है, एनएमसीजी यानी कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इसने 2 मई 2020 को ये आइडियाथॉन लॉन्च किया है और इस पहल का उद्देश्य क्या है? तो कोविड-19 का पता लगाने के लिए द फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट पर ध्यान केंद्रित करना, ये है इसका मुख्य उद्देश्य और इसी के लिए ये लॉन्च किया गया है। अब यदि हम बात करें जल शक्ति मंत्रालय की, तो प्रेजेंट टाइम में हमारे जल शक्ति मंत्री कौन है? तो ये हैं गजेंद्र सिंह शेखावत और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है जोधपुर, राजस्थान। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि जल शक्ति मंत्रालय, इसका गठन पिछले ही वर्ष हुआ है और जल शक्ति मंत्रालय ये 2 मंत्रालयों को विलय करके बनाया गया है। एक है जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय, दूसरा है पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। इन्हीं 2 मंत्रालयों को विलय करके बनाया गया था जल शक्ति मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्थिक मामलों के सचिव का पदभार किसने संभाला है? तो ये भी हाल ही में संभाल लिया है तरुण बजाज ने और तरुण बजाज, इन्हें आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में आने वाले 4 साल के लिए नियुक्त किया गया है और ये 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। यदि हम बात करें कि हमारी प्रेजेंट टाइम में वित्त मंत्री कौन है, तो ये है निर्मला सीतारमण जी और अभी हाल ही में हमारे नए वित्त सचिव भी बनाए गए हैं। इनका नाम है अजय भूषण पांडे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सचिव की, तो यदि हम कुछ ऑप्शन डिस्कस करें जो कि न्यूली अपॉइंटेड सचिव से ही है, तो अरविंद कुमार शर्मा, इन्हें भी हाल ही में एमएसएमई मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। गिरधर अरमाने, तो इन्हें भी हाल ही में परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। जबकि जो टीएस तिरुमूर्ति हैं, टीएस तिरुमूर्ति, इन्हें भी हाल ही में यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की तरफ से एम्बेसडर यानी कि राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 2020 के अंत तक आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करेगा?
तो ये लॉन्च करेगा रशिया। और जो रशिया है इस साल के अंत तक यानी कि 2020 के अंत तक आर्कटिक M1 सैटेलाइट का नाम भी आप याद रख लीजिए। आर्कटिक M1 ये है सैटेलाइट का नाम जिसे कि लॉन्च करेगा रसिया। और ये किस तरह का सैटेलाइट है यानी कि आर्कटिक M ये है क्या, तो ये एक रिमोट सेंसिंग और आपातकालीन संचार उपग्रह है जो कि मौसम के पूर्वानुमान यानी कि वेदर फोरकास्टिंग में सुधार करेगा। और जो वैज्ञानिक हैं उन्हें आर्कटिक क्षेत्र में जो भी क्लाइमेट चेंजेस होते हैं यानी कि जो भी जलवायु परिवर्तन होते हैं उन्हें समझने में हेल्प करेगा। ये है इसकी खासियत जिसे कि लॉन्च करेगा रशिया। यदि हम बात करें रशिया की तो यहाँ की कैपिटल क्या है, मॉस्को, करेंसी है रूबल। अच्छा, रसिया की संसद का क्या नाम है, तो यहाँ की संसद है ड्यूमा। यहाँ के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और प्राइम मिनिस्टर अभी हाल ही में बनाए गए हैं मिखाइल मिशस्टिन। भारत और रशिया के बीच 2 एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज का नाम है इंद्रा और एविया इंद्रा। तो ये दोनों एक्सरसाइज भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए धनवंतरी योजना की शुरुआत की है, तो ये क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखा है। और धनवंतरी योजना इसकी शुरुआत की गई है असम गवर्नमेंट के द्वारा। और इस योजना के अंतर्गत जो मरीज़ हैं ये मोबाइल के थ्रू अपनी मेडिसिन यानी कि दवाओं की जो स्लिप है ये हेल्थ वर्कर को भेज सकते हैं और हेल्थ वर्कर को भेजकर ये सूचित करेंगे कि इन्हें ये दवाई चाहिए और हेल्थ वर्कर के द्वारा उन्हें ये दवाई उनके घर तक पहुंचाई जाएगी। तो धनवंतरी योजना इसी की शुरुआत की है असम गवर्नमेंट ने। यदि हम बात करें असम की तो यहाँ की राजधानी क्या है, दिसपुर। असम में ही स्थित है गुवाहाटी, जहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 3रे संस्करण का आयोजन किया गया था। साथ ही जो 65वां फिल्म फेयर अवार्ड रहा था इसका भी आयोजन किया गया था गुवाहाटी में ही। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर है जगदीश मुखी। असम में ही स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि फेमस है एक सींग वाले गेंडे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एंटी डोपिंग के मामले में डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी को कितने साल के लिए बैन किया गया है, तो इन्हें भी हाल ही में बैन किया गया है 4 साल के लिए। मैंने आप लोगों को बताया भी था, डोपिंग टेस्ट के बारे में कई बार बताया है जिसमें कि ये फेल हो गई हैं और अभी इन्हें वाडा के द्वारा 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है। और वाडा ने ड्रग टेस्ट में फेल होने के बाद इन्हें बैन किया है। यदि हम बात करें वाडा की यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसकी स्थापना हुई थी 10 नवंबर 1999 में। हेडक्वार्टर स्थित है मॉन्ट्रियल कनाडा में और प्रेजेंट टाइम इसके अध्यक्ष हैं विटोल्ड बाका। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है वाडा, वैसे ही राष्ट्रीय स्तर पर है नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये है नई दिल्ली में। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो कुछ समय पहले ही जो बॉलीवुड अभिनेता हैं सुनील शेट्टी, इन्हें नाडा का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में जारी किए गए आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और मैं आप लोगों से अगेन कहूँगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।